हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और सारी सीरीज़ को लगातार देख रहे होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमने पिछले लेक्चर के लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता और वो विद्युत का चालन भी नहीं करते। तो देखिएगा बच्चों, बहुत ईजी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ आपको बेटर तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप से समझ लेते हैं। जैसे पहले आपको यह सब सेटअप कर लेना है। ठीक है, सेटअप में आपको क्या करना है, आपको पहले एक लेना है, बीकर लेना है, फिर उसमें नीचे छेद करके आपको क्या कर देना है, एक रबर का कोक डाल देना है और उसमें अम्लीय विलयन डाल देना है और उस रबर के कोक में आपको 2 कीलें लगा देनी है और उन 2 कीलों को आप 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में इजीली जोड़ सकते हो। एक स्विच भी आपको लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका वर्गीकरण अम्ल की तरफ क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें H+ आयन उत्पन्न नहीं होते। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक क्रियाकलाप है जैसे आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले प्लीज़ वेट ए मिनट। ठीक है, जैसे आपको एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इनका विलयन ले लेते हैं, एक और पर 2 कीले लगाकर इसको 100 ml के एक बीकर में रख देते हैं, फिर चित्र के अनुसार इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में भी जोड़ देते हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक बल्ब प्लस में एक स्विच जोड़ देते हैं। अब याद रखिएगा, अब बीकर में थोड़ा जब HCl डालते हैं, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी क्रिया को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराते हैं, यानी कि अगर इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालें तब भी इसमें विद्युत का चालन होता है। लेकिन जब हम इसके साथ में एल्कोहल और ग्लूकोज के साथ में दोहराते हैं तब ये विद्युत का चालन नहीं करते। और सर विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते ये हमें कैसे पता चलेगा? बेटा, बल्ब ऑन होगा ना। अगर लाइट है, वो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो अगर यहाँ से जाएगी, ठीक है, इस साइड में, तो बल्ब ऑन होगा कि नहीं होगा? या बैटरी से इस साइड से ऐसे होती हुई यहाँ आएगी तो बल्ब ऑन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसलिए जब अपन ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करते हैं, तब तो हम बल्ब ऑन होता है, यानी वो विद्युत का चालन हो रहा है। लेकिन जब अपन ग्लूकोज के साथ में करते हैं और एल्कोहल के साथ में करते हैं तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि हम अम्ल और ग्लूकोज और एल्कोहल का अम्लों की तरह वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि इनमें अम्लीय गुणधर्म नहीं पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छे से सवाल आ रहे हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। बात वही आ रही है कि जब जल नहीं है तब अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते। ऐसा सवाल हमने एक बार पहले भी किया कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती। वहाँ पे भी हमने यही कहा था क्योंकि जल नहीं है। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। मेन रीज़न क्योंकि वो आयनित नहीं हो पाएगा, H+ आयन नहीं दे पाएगा, और जब H+ आयन नहीं दे पाएगा तो वो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा ना। यही बहुत ईजी है। अब देखिए एक pH से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि 5 आपको विलयन दे रखे हैं, विलयन A B C D E। इसकी सूचक से जांच करने पर जब हमने जांच की तो हमें pH मिली, पहले की मिली 4, फिर 1, फिर 11, फिर 7, फिर 9। हमसे पूछा है कौन सा विलयन उदासीन है। तो याद रखिएगा उदासीन की pH कितनी होती है? 7। यानी जिस विलयन की, ये कौन सा है, ये हमारा हो गया A विलयन, फिर B विलयन, C विलयन, D विलयन, यानी विलयन D हमारा कौन सा है? उदासीन है। उसके बाद में पूछा प्रबल सारीय कौन है। प्रबल सारीय का मतलब जिसकी pH सबसे ज़्यादा होगी वो प्रबल सार। इनमें 11 यानी C वाला प्रबल सार होगा, यानी C हमारा कौन सा है? प्रबल सार। प्रबल अम्लीय कौन सा है? जिसकी pH सबसे कम होगी वो प्रबल अम्ल है। तो 1 यानी B की pH सबसे कम है, इसका मतलब ये प्रबल सार है। उसके बाद है दुर्बल अम्लीय कौन सा है। तो याद रखिएगा जिसकी विलयन 7 से कम है वो हमारा कौन सा है? दुर्बल अम्ल है। तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। उसके बाद में दुर्बल सार कौन सा है? जिसकी pH 7 से ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारे 7 से ज़्यादा वाला दुर्बल सारी। तो याद रखिएगा प्रबल अम्ल पूछे तो सबसे कम जिसकी pH है वो प्रबल अम्ल है, ठीक है। और दुर्बल अम्ल पूछे तो जिसकी pH 7 से कम होगी वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और उसके बाद में मैं सवाल में इसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको, है ना। और उदासीन कौन सा? 7 है।
और आपका प्रबल सार कौन सा हो जाएगा, जिसकी पीएच सबसे ज़्यादा है, और दुर्बल सार जिसकी पीएच 4 से ज़्यादा है। वो मैं इन्हीं 5 के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको बता रहा हूँ, वरना मैंने आपको पहले समझाया था। वो वेरी करता है, जैसे 3 और 4 में प्रबल अम्ल कौन सा है, ये सबसे कम पीएच वाला, ये प्रबल है, ये क्या है, दुर्बल। अब अगर मैं 2, 3, 4 ले लूँ तो इसमें प्रबल कौन सा, ये प्रबल है, ये सबसे दुर्बल है, ये इसके कंपेयर में थोड़ा इससे तो दुर्बल है लेकिन इससे क्या है, प्रबल है। तो ये मैं आपको पीएच वाले में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे सवाल दे रखा है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होंगे। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा इसके बढ़ते क्रम में लिखना है ना, यानी सबसे पहले कम H+, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो मैंने कहा था सार में भी H+ आयन होते हैं लेकिन वो कम मात्रा में, तो प्रबल सार सबसे पहले आएगा। ठीक है, प्रबल सार कौन सा, C वाला, यानी pH 11 वाला, विलियन C पहले आएगा। उसके बाद में दुर्बल सार आएगा यानी विलियन A। उसके बाद में उदासीन में भी H+ होते हैं। उसके बाद में आ जाएगा दुर्बल अम्ल, और लास्ट में आ जाएगा प्रबल अम्ल, क्योंकि प्रबल अम्ल में सबसे ज़्यादा H+ आयन होते हैं। सार में भी H+ आयन होते हैं लेकिन वो थोड़े से कम मात्रा में होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, अच्छा सा सवाल है, परख नली ए बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी को लेना है। जी, ले लिया। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल डालना है। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है, यानी अगर हमने 10-10 ml लिया है दोनों को, उनकी मात्रा भी समान है प्लस में उनकी सांद्रता भी समान है, यानी दोनों ही तनु है या दोनों ही सांद्र या दोनों ही मीडियम के, सब सेम है। किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी, ये और क्यों होगी? बहुत अच्छा सवाल है। दोनों ही अम्ल लिए हैं, बराबर मात्रा है, बराबर सांद्रता है, फिर भी किसमें ज़्यादा बुदबुदाहट होगी, किसमें H2 गैस ज़्यादा जल्दी बनेगी? याद रखिएगा परख नली ए जिसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है उसमें तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। और एसिटिक अम्ल यहाँ पे ये है आपका CH3COOH। ठीक है, तो याद रखिएगा परख नली ए में तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और धातु प्रबल अम्ल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है प्रबल अम्ल, इनमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो सर ये CH3COOH से अभिक्रिया करेगी, HCl से भी अभिक्रिया करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, दोनों की सांद्रता भी समान है, लेकिन ये प्रबल अम्ल होने के कारण तीव्रता से अभिक्रिया करेगी, ये परख नली ए, ये इसका मेन रीजन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ताजे दूध के पीएच का मान 6, पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? यानी अभी अभी आप भैंस का दूध निकाल के आए हो, गाय का दूध निकाल के लाए हो, उसका पीएच मान 6, यानी सर ये 6 है, 7 से कम है, इसका मतलब सर ये अम्ल है ना? बेटा बिल्कुल ये अम्ल है, लेकिन याद रखना दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये 7 के ज़्यादा पास में है। दही बन जाने पर पीएच में क्या परिवर्तन होगा, तो समझ लेते हैं बेटा। देखिए अभी भी पीएच कितना है, 6, ये हल्का सा अम्लीय है, हल्का अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, इसका किण्वन होगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ये दूध से दही में बदल जाएगा और इसके कारण इसका अम्लीय गुणधर्म बढ़ जाएगा, यानी पीएच का मान कम में कमी आएगी, पीएच के मान में कमी आएगी, यानी 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे कम होता जाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, बेकिंग सोडा मिला दिया इसने, और ये क्या करेगा, जैसे बेकिंग सोडा मिला तो इसका जो पीएच मान 6 से था वो थोड़ा सा बढ़कर सारी हो गया। सर सार तो इसका मतलब 7 से भी ज़्यादा, हाँ बच्चा, पहले 6 था, अब ये बढ़कर मान लीजिए 8 हो गया, सारी हो गया। तो ऐसा उसने क्यों किया, और जब ऐसा किया तो इस दूध को दही बनने में ज़्यादा टाइम क्यों लगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसने जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाया तो 6 से बदलकर थोड़ा सारी कर लिया, यानी पीएच मान बढ़ गया। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि जब दूध खराब होगा, ठीक है, जब दूध खराब होगा तो उसका पीएच कम होता है, और अभी हमने पीएच अगर मान लो पीएच 6 ही रहता तो ये मान लीजिए अगर 4 पीएच होने पर दूध खराब हो जाता, एक गाय पे अगर दही नहीं जमता तो 6 से 4 आने में टाइम लगेगा, एक अब ये 8 हो गया, अब 8 से 4 आने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, खराब होने में ज़्यादा, यानी हम अधिक समय तक संरक्षित रख पाएंगे जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होगा। तो ताज़े दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा सारी क्यों किया?
ताकि दूध को जल्दी खराब होने से बचाया जा सके। याद रखिएगा, जैसे बेकिंग सोडा मिलाया, देखिए दूध अम्लीय है लेकिन दुर्बल अम्लीय, और बेकिंग सोडा प्रबल सार है। ठीक है, ये क्या है? प्रबल सार है। इसका मतलब दुर्बल अम्ल और प्रबल सार में से जीतेगा कौन? प्रबल सार। यानी जो विलियन बनेगा वो सारी विलियन हो जाएगा। इससे जो लैक्टिक अम्ल बनने वाला है वो उदासीन हो जाएगा और दूध जल्दी खराब नहीं बनेगा। अब बताइए, आपसे पूछा है कि भाई इस दूध को दही बनने में अधिक टाइम क्यों लगता है? वही अभी मैंने आपको बताया बेटा, अगर मान लीजिए 4 पे ऊपर दूध बनता है, दूध का दही बनता है, तो इसको अभी 8 से 4 पर आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बेकिंग सोडा युक्त दूध को दही बनने में अधिक समय लगेगा क्योंकि किण्वन की प्रक्रिया होगी जो एक निश्चित पीएच पर ही होती है, जो लगभग 7 अर्थात उदासीन के माध्यम होना चाहिए। जबकि हमने इसको बेकिंग सोडा मिलाकर कैसा बना दिया बेटा? पीएच बढ़ा दी, सारी कर दिया, इसलिए ये दही बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है क्योंकि दूध को सारिये से अम्लीय होने में अधिक समय लगेगा। इसलिए इस दूध को दही बनने में भी क्या लगेगा? अधिक टाइम लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए आज हमने। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।